हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कशम। आई होप कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। तो हाँ जी, आज की जो रिएक्शन वीडियो है काफ़ी लाजवाब होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने देश में दिल्ली में 20 बड़े बड़े देशों की बैठक, मतलब कि समझ लो सबसे सभा ही होती है, सबको बैठक होती है। G20 अपने यहाँ चल रहा है, तो जिसमें अपने बड़े बड़े देश के नेता, मतलब कि प्रधानमंत्री आते हैं। तो उसमें काफ़ी कुछ चर्चाएँ होती हैं देश को लेके, काफ़ी कुछ डिस्कशंस होते हैं देश को मुद्दों पे लेके, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आज एक G20 पे हम लोग वीडियो लेके आए हैं। वीडियो काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा और देखते हैं कि इस G20 की इस वीडियो में हमको क्या कुछ सीखने को मिलता है। हमको सच में क्या लगता है कि G20 में ऐसा क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐसी वीडियो देखने जा रहा हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट जो कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जो कीजिए, और हमारे नए चैनल पर भी जरूर विजिट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार दोस्तों, भारतीय डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज सुबह तक ऐसा लग रहा था कि G20 का एक जॉइंट डिक्लेरेशन ये शायद साइन नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे क्लाइमेट क्राइसिस हो गया, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, इसको लेकर जो 20 देश है, मतलब 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, ये जो G20 के कंट्रीज हैं वो एक साथ सहमत नहीं हो पाते। क्योंकि रशिया चाइना एक तरफ है, बाकी के देश एक तरफ हैं, जिसकी वजह से एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है ना। ज्वाइंट डिक्लेरेशन कहने का मतलब सारे देश एक साथ मिलकर कहें कि हां, ये जो डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है हम इसको मंजूरी देते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, 2008 से लेकर अभी तक जितने भी G20 के समिट्स हुए हैं, ये 18th G20 का समिट है। पिछले जितने भी 17 समिट हुए हैं, इन सभी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं हुआ हो। तो एक तरह से अगर मान लो ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं होता तो ये भारत का ये जो G20 का प्रेसिडेंटशिप है, इसके ऊपर धब्बा सा लग जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर जो डिप्लोमेसी है उसको करते हुए, चाहे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गई या फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो गए, हमारे शेरपा हो गए, वो सब एक साथ आए और यहां पर फाइनली आप देख सकते हो G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन ये फाइनली साइन हो गया। तो इसके बारे में आपको एक एक चीज बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कैसे चीजें वर्क करती हैं, कंटेंशियस मुद्दे कौन से थे जिसको लेकर फाइनली भारत ने रिजॉल्व किया है। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। देखिए, जैसा मैंने आपको बोला, G20 लीडर्स समिट जो स्टार्ट हुआ था उसमें एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ रहा था बार बार कि क्या यहां पर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन सभी देशों के साथ मिलकर यह साइन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहां पर डिफरेंसेस थे, डाइवर्जेंस थे कई मुद्दों को लेकर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा किन किन चीजों को लेकर। लेकिन अगर यह ऐसा नहीं होता तो पहली बार ऐसा होता कि कोई एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन G20 के समिट में साइन नहीं हो पा रहा है। और फाइनली ऐसा आप कह सकते हो कि भारतीय जो डिप्लोमेसी है उन्होंने इससे पार पाया। क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरे साल भर में कई सारे मीटिंग्स हुए थे। आपने देखा ना, कभी जयपुर में, कभी दिल्ली में, कभी अरुणाचल प्रदेश में, कश्मीर में, कई सारे यहां पर मीटिंग्स हुए थे। मैं आपको बता दूं, किसी भी मीटिंग में यहां पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन अभी तक साइन नहीं हो पाया था, चाहे आप फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग की बात करें। और यही एक ऐसा लग रहा था कि शायद जो लीडरशिप समिट है जो आज और कल चल रही है, इसमें भी ये नहीं हो पाएगा। लेकिन पीएम मोदी ने आज दोपहर में, आई थिंक लगभग 2 बजे के आसपास हो रहा था, मैं सब कुछ ट्रैक ही कर रहा था, तभी यहां पर उन्होंने ये अनाउंस किया कि आई हैव रिसीव्ड गुड न्यूज। ये पीएम मोदी ने बोला, ड्यू टू हार्ड वर्क ऑफ आवर टीम कंसेंसस हैज बीन बिल्ड ऑन न्यू दिल्ली G20 लीडरशिप समिट डिक्लेरेशन। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इट इज माय प्रपोजल दैट दिस G20 डिक्लेरेशन बी अडॉप्टेड। ये पीएम मोदी ने कहा और इसको अप्रूव कर दिया। वहां पर जितने भी मेंबर्स थे, लीडर्स थे वर्ल्ड के, बाइडेन जितने भी थे, उन सभी ने अपना सर हिलाया और कहा कि यस वी अप्रूव दैट। और फाइनली ये अप्रूव हो गया और ये अडॉप्ट कर लिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि पीएम मोदी ने स्पेशल धन्यवाद दिया शेरपास को लेकर। मतलब हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, स्पेशली जो शेरपा आपको पता होगा ना, शेरपा मतलब होता है वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हर बार तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बार बार चीजों को लेकर बातचीत करें अलग अलग देशों के साथ। तो इसके लिए एक शेरपा अपॉइंट किया जाता है। भारत की तरफ से जो शेरपा थे वो थे अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत आपको पता है वो पहले सीईओ भी रह चुके हैं आपके नीति आयोग के, राइट। तो उन्होंने भी यहां पर आप देखिए उनका एक बड़ा योगदान था। उन्होंने कहा हिस्टोरिकल एंड पाथ ब्रेकिंग G20 डिक्लेरेशन विथ 100% कंसेंसस। मतलब उन्होंने कहा कि जितने भी पैराग्राफ लिखे गए हैं, जो जो चीजें लिखी गई हैं, उस पे 100% कंसेंसस आया है। किसी प्रकार का फुटनोट नहीं है कि रशिया ने ये बात नहीं मानी, चाइना
ने बात नहीं मानी, यूएस नाराज था, ऐसा कुछ भी नहीं। हर किसी देश को भारत मनाने में कामयाब हो गया है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है वो कंटेंशियस इश्यूज कौन से थे, प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। देखो सबसे बड़ा जो मुद्दा इस समय चल रहा है वो है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, उसमें एस जयशंकर साहब ने खुद ही ये बात कही थी कि जो G20 के मेंबर कंट्रीज हैं उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस है, डिफरेंसेस हैं। उन्होंने कहा वेरी फ्रैंकली दे वर कंसर्न विद द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, देयर वर डाइवर्जेंस, देयर वाज एन आउटकम डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ अ जॉइंट स्टेटमेंट। मतलब कि जो एक जॉइंट स्टेटमेंट आना चाहिए था उसके बजाय जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें एक आउटकम डॉक्यूमेंट लाया गया था, और यह बड़ी चिंता की बात थी। यहीं से लग रहा था कि क्या यहां पर भारत में जो ये जो समिट होगा फाइनली, जो आज और कल हो रहा है, क्या इसमें पास हो पाएगा कि नहीं। और क्योंकि एक और चीज आपको समझना है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर का जब मुद्दा आता है ना, तो वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, वो भारत से काफी नाराज थे। आपने देखा होगा क्यों? क्योंकि भारत ने पूरी तरह से डायरेक्ट तरीके से कंडेम नहीं किया था रशिया के इन्वेजन को, क्योंकि रशिया भारत के बीच में काफी अच्छी खासी पार्टनरशिप है, तो भारत एक तरह से बैलेंस बनाकर चल रहा था। इनफैक्ट यूएस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो कोऑर्डिनेटर हैं जॉन किर्बी, उन्होंने अभी जस्ट 2 दिन पहले 7 सितंबर को यह कहा, G20 समिट में जाने से पहले उन्होंने यह बात कही कि एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन रशिया और वेस्ट के बीच में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर उनका कहना था कि रशिया हमारी बातों को शायद नहीं मानेगा और वो डिक्लेरेशन के ऊपर साइन नहीं करेगा। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो दूसरी तरफ जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, आपको पता है पुतिन नहीं आए हैं, लेकिन जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं लाव्रोव, उन्होंने भी ये बात कही। उन्होंने ये कहा कि अगर मॉस्को के व्यू को अगर नहीं रखा जाता है डिक्लेरेशन में, तो हम भी इसको लेकर साइन नहीं करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होगे अब कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है डिप्लोमेसी में इन सारी चीजों को हैंडल करना। एक तरफ रशिया है, चाइना है, दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएस हैं, दोनों अपने बात पर अड़े हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को इसको सुलझाने की जरूरत थी। फिर जो दूसरा एक और बड़ा मुद्दा मैं आपको बताता हूं, वो था आपका क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर। अब क्लाइमेट क्राइसिस में यह था कि यहां पर जो क्लाइमेट से निपटने के लिए जो हमारा गोल होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो गोल होना चाहिए, वो हमारा किस तरह का होगा। क्या जब हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल को खत्म करने की, तो क्या हम सिर्फ कोयले को अभी हमें खत्म करना है, या फिर फॉसिल फ्यूल को कंप्लीटली हटा देना है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना है। इसको लेकर भी बहुत ज्यादा कंटेंशंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि G20 कंट्रीज ये वो देश हैं, आपको पता होना चाहिए, जो कि 80% एमिशन, दुनिया में जितना भी एमिशन होता है उसका 80% जिम्मेदारी इन्हीं G20 कंट्रीज के ऊपर है। तो जरूरी है कि ये G20 कंट्रीज सहमत हों, तभी यहां पर जो फॉसिल फ्यूल का यूजेज है वो कम हो पाएगा और हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा पाएंगे और क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे। एक्चुअली क्या हुआ था, इसके पहले जब जुलाई में मीटिंग हुई थी क्लाइमेट मिनिस्टर्स की, एनर्जी एंड क्लाइमेट मिनिस्टर्स की, तो वहां पर भी बहुत डिफरेंसेस था और एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं हो पाया था। लेकिन अगेन यहां पर भी भारत कामयाब हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या एक बड़ा चीज किया गया, एक फंड की बात कही गई, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर यहां पर एक और जो देश है जो कि स्पॉइल स्पोर्ट क्रिएट कर सकता था, वो है चाइना, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कल की ही बात है, यूके के पीएम सुनक, ऋषि सुनक, उन्होंने ये बात कही इंटरव्यू में कि चाइना ऑब्जेक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर, मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसमें यहां पर कहीं ना कहीं चाइना ऑब्जेक्ट कर रहा है और यहां पर वो रोड ब्लॉक क्रिएट कर सकता है। लेकिन बीजिंग की तरफ से भी बयान आ गया कल जो है कि हम भी चाहते हैं यहां पर कुछ पॉजिटिव आउटकम आए। और फाइनली मैं वापस से ये कहूंगा कि भारत ने हर एक देश को साथ लेकर चला और एक डिक्लेरेशन साइन कराया। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखो कोई भी देश अगर इस तरह के बड़े समिट को रखता है तो एक यूजुअल जो प्रैक्टिस होती है वो होता है स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस, इसको हम कहते हैं कि एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन होना चाहिए, तभी उस देश की बड़ी जीत मानी जाती है कि हाँ उस देश ने इसको होस्ट किया, ये समिट कंडक्ट कराया और एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की। तो भारत इसमें एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर आगे आ सकता है, क्योंकि बहुत से देश हो सकता है कि ये जॉइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं कर पाते। हो सकता है ये अगर समिट मान लो अगर यूएस के अंदर होता, अगर मान लो ये समिट ब्राजील में होता या फिर साउथ अफ्रीका में होता, हो सकता है वहां पर ये जॉइंट डिक्लेरेशन शायद साइन नहीं हो पाया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने ये जो करके दिखाया है उसकी वजह से हमारी जो छवि है वो काफी बेटर होगी। अब क्वेश्चन ये है कि इस डिक्लेरेशन में क्या क्या है। देखो होने को तो बहुत कुछ है, मैं उसमें एक एक डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन 5 जो बड़े एरियाज पर साइन हुआ है, जो डिक्लेरेशन हुआ है वो कौन कौन से हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर कई सारी चीजें कही गई हैं। दूसरा है जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको पता होगा
जिसमें टोटल आई थिंक शायद कितने 17 गोल्स है ना, 17 या 18 है कुछ। तो ये जो गोल्स हैं बेसिकली उसकी तरफ और ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस करना। फिर इसके अलावा ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, जी मैं इसी की बात कर रहा था, यहां पर क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बहुत बड़ा ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट जो है वो साइन किया गया है। फिर इसके साथ साथ यहां पर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पर फोकस किया जाएगा। 21st सेंचुरी में एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए जो सभी के ऊपर फोकस करे, अफ्रीका हो, एशिया हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, उनको भी यहां पर शामिल किया जाए। फिर इसके अलावा री इन्विगोरेटिंग मल्टीलैटरलिज्म, मतलब अगेन मल्टीलैटरलिज्म को लेकर ज्यादा बड़ी बातें कही गई हैं। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो जो अमिताभ कांत हमारे शेरपा हैं, उन्होंने क्या बात कही है, इट हैज बीन द मोस्ट एम्बिशियस इन द हिस्ट्री ऑफ G20 प्रेसिडेंसीज विद 112 आउटकम्स। देखो मैं आपको बताता हूं, पिछले जितने भी आपके G20 समिट हुए थे, ये आप ध्यान से देखिए, यहां पर आउटकम कितना हुआ था, मतलब किन किन चीजों को लेकर सहमति बनी थी। आप देख सकते हो इंडोनेशिया में जो हुआ था अभी लास्ट टाइम पिछले साल, यहां पर 27 चीजों को लेकर सहमति बनी थी, आउटकम। फिर डॉक्यूमेंट 23 डॉक्यूमेंट्स आपका लाए गए थे। फिर इटली में हुआ था कितना, आप देख सकते हो। मतलब पिछले वाले प्रेसिडेंसीज में कभी 50, कभी 65, कभी 30, इतने ही डिक्लेरेशंस आपके सहमति बन पाई थी। लेकिन आप देखिए भारत ने कुछ अलग करके दिखाया है। भारत के अंदर आप देखोगे तो टोटल 112 चीजों को लेकर सहमति बनी है, जिसमें 73 आउटकम है जो कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। एनेक्स डॉक्यूमेंट मतलब उसके साथ साथ जो और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 39 है। तो टोटल 112 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। फिर इसके अलावा आप में से कई लोग अब क्यूरियस होंगे, जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि सर यूक्रेन को लेकर क्या बोला गया। मतलब इस डॉक्यूमेंट में जो डिक्लेरेशन साइन हुआ है, जिसमें रशिया भी बात मान गया है, चाइना भी बात मान गया है, यूएस भी मान गया है, जर्मनी भी मान गया है, इन सारे चीजों में यहां पर यूक्रेन को लेकर क्या कहा गया है। देखो यूक्रेन को लेकर यहां पर जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसको बहुत ध्यान से समझना है। दे हैव मेड अ कॉल हैज बीन मेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव, जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन यूक्रेन। मतलब सबसे पहले तो यह बोला गया है हमें कोशिश करनी चाहिए कि यूक्रेन के अंदर एक पीस हम लेकर आए, शांति लेकर आए, यह बोला गया है। फिर इसके साथ साथ इसमें यह भी बोला गया है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनसे आग्रह किया जाता है, अर्ज किया जाता है कि वो यहां पर किसी भी प्रकार का धमकी ना दें। मतलब किसी भी देश को, टेरिटरी को लेकर धमकी ना दें कि हम ये फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फाइनली यूक्रेन को लेकर एक और चीज बोला गया है, वो ये है कि न्यूक्लियर वेपन को लेकर कोई धमकी नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा ना कि जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था पिछले साल, तो यहां पर रशिया की तरफ से कई बार धमकी ऐसे देखने को मिल रहा था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम उसका शायद जरूरी नहीं है कि हम उसको अपने पास रखें। तो एक प्रकार से धमकी के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने इसको भी डलवा दिया यहां पर, ताकि एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज भी खुश हो जाएं और दूसरी तरफ रशिया को भी ऐसा ना लगे कि कोई बहुत ज्यादा उसके खिलाफ बोला गया है। तो यहां पर न्यूक्लियर वेपन का भी शब्द जो है वो उसके अंदर जोड़ा गया है कि इसका धमकी यूक्रेन वॉर के दौरान नहीं होना चाहिए। मतलब कि अपना G20 के जो अपना इंडिया होस्ट कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा डिक्लेरेशन 112, मतलब कि यार लाजवाब यार, आई एम प्राउड कि मतलब हम लोग इंडिया ने इतना कुछ कर दिखाया। अब भाई सच में यार कुछ ना कुछ तो अलग हुआ है, तो अलग हुआ तो खुशी मनानी चाहिए, अपने देश के साथ में रहना चाहिए। तो भाई काफ़ी लाजवाब है। और मतलब अपने इंडिया में मतलब कि सबको, मतलब ये जो डिक्लेरेशन है जो G20 में सभी देशों को हाँ करवा के ये साइन करवाया गया, काफ़ी एक अच्छी खबर है अपने देश के लिए, एक प्राउड फील है। आई होप कि आज की इस वीडियो में आपने भी काफ़ी कुछ G20 को लेके इन्फॉर्मेशनल, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स जो निकाले होंगे। अगर आपको कुछ, जैसे कभी मेरे डाउट्स थे, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया कि G20 किस लिए होता है, किस तरीके के लिए, मतलब क्या हर कौन कौन देश इसमें शामिल होते हैं। तो इस सब चीज़ों का हमको पता लगा। तो G20 के जो ये देश हैं, जो 20 मतलब कि G20 देश में 20 देश जो हैं अपने कंट्रीज़ हैं, जो काफ़ी मतलब 80% तक का मतलब कि इसमें इनका रोल प्ले रहता है। तो भाई इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि भाई अपना इंडिया भी उस चीज़ में आता है। तो भाई काफ़ी एक अच्छी एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में अगर मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँ तो काफ़ी प्राउड की बात है कि हमारे इंडिया ने कुछ अलग करके दिखाया है। तो आई होप कि आज की ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे नए चैनल पर नहीं गए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके हमारे नए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।